नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, मौर्य वंश के प्रथम संस्थापक की अगर बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य के आज प्रारंभिक जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन कैसा रहता है, शुरुआती समय, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। हालांकि अगर बात की जाए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े सम्राट के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। हालांकि इनका जो प्रारंभिक जीवन है वो अंधकारमय रहता है। अब जो हम ऐतिहासिक स्रोत और साहित्य हैं उनके माध्यम से कुछ जानकारियां प्राप्त होती है, उन्हीं का आज हम जिक्र करेंगे कि उन साहित्यों से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त है। हालांकि अगर बात की जाए तो बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य से ही हमें जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में पता चलता है, किस तरीके से इनके द्वारा जो नंद वंश का अंत कर दिया जाता है और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जाती है। अगर बात की जाए मौर्य वंश की स्थापना, और इसमें किस तरह जो बात करते हैं जो चाणक्य के द्वारा, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है, और उसके द्वारा किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य का सहयोग किया जाता है और ये दोनों कैसे आपस में मिलते हैं। इनके द्वारा मिलने के पश्चात कैसे मौर्य वंश का जो पतन कर दिया जाता है और मगध साम्राज्य अधिकार जो कर लिया जाता है और यहीं से मौर्य वंश की स्थापना होती है। मूलतः बात की जाए तो इसका तिथिक्रम हमें 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व शासनकाल का विदित होता है चंद्रगुप्त मौर्य का। और ये प्रथम ऐतिहासिक सम्राट भी से कहा जाता है भारत का। अगर बात की जाए ऐतिहासिक राजा कहा जाता है, जिसके समय से हमें किसी तरह की विवादास्पद स्थिति के बारे में पता नहीं चलता है, क्योंकि इसी के समय से जो ऐतिहासिक कालक्रम हमें जो निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है और ऐतिहासिक घटनाओं का तिथिक्रम जो निर्धारित करने में किसी तरह की हमें समस्या नहीं होती। तो आज हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो ये जो अपने को साहित्यिक स्रोत है उन्हीं के माध्यम से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन कैसा था। अगर बात करते हैं तो आज हम बात करेंगे जो मुद्रा राक्षस के जो नाटक है उसके लेखक तो विशाख दत्त है, जिसके हमने पिछली क्लास में भी जिक्र किया था। उसके अलावा इसके टीकाकार है जो ढूंढीराज के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ बताया गया है। उसमें उनके द्वारा क्या कहा गया उसके बारे में हम आज जिक्र करेंगे। ढूंढीराज ये कहते हैं जिनके द्वारा मुद्रा राक्षस पे टीका लिखी गई। टीका और भाष्य और टीका एक ही चीज़ है। अगर बात की जाए भाष्यकार कहते हैं उसे, और या तुम टीका है, जो टीका लिखने वाला टीकाकार हो गया, भाष्यकार हो गया, ये एक ही बात है। इसका मतलब जो एक मुख्य पुस्तक को आधार मानते हुए दूसरी पुस्तक की रचना करते हैं उसे क्या कहा जाता है, टीका कहा जाता है। यानी कि जैसे मुद्रा राक्षस तो मुख्य पुस्तक है मुद्रा राक्षस, और इसको आधार मानते हुए जो रचना की गई वो पुस्तक क्या कहलाएगी, टीका कहलाएगी या भाष्य कहलाएगी। अब इनकी रचना करने वाला मतलब टीकाकार हो गया और वही क्या हो गया, भाष्यकार हो गया जो इनकी रचना करता है। अब इसी से हम बात करते हैं इनकी रचना करने वाले। तो ये ढूंढीराज के द्वारा जो मुद्रा राक्षस पे क्या टीका लिखी गई। अब ढूंढीराज क्या कहता है, इससे पूछा गया चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, तो इसको आधार मानते हुए इसके आधार में बताया गया है कि एक स्वार्थसिद्ध का नाम का कोई राजा था। जैसा हमने पहले भी जिक्र किया था पिछली क्लास में, स्वार्थसिद्ध राजा था, उसके दो पत्नियाँ थी। एक पत्नी का नाम तो था सुनंदा और दूसरी पत्नी का नाम था मुर्रा। अब सुनंदा से तो 9 पुत्र पैदा होते, वही 9 पुत्र क्या कहलाते, नवनंद, यानी कि जो 9 नंद राजा थे बात की जाए तो। और उसके अलावा जो दूसरी पत्नी कौन सी होती है, मुर्रा से पैदा होने वाले कौन होते हैं, मुर्रा से पैदा होने वाला होता है मौर्य। एक मौर्य नाम का लड़का पैदा होता है जिसका नाम, हालांकि मुर्रा से पैदा होने के कारण वह क्या कहलाता है, मौर्य कहलाता है। अब बात की जाए मौर्य कहलाता है। इस मौर्य के 100 पुत्र पैदा होते हैं और इनों में जो नवनंदों और इन 100 पुत्रों में जो आपस में संघर्ष होता है। अगर बात की जाए तो इसी संघर्ष में जो नवनंद किसे कहा जाता है, जो नंद वंश के 9 राजाओं को नवनंद कहा जाता है। इस संघर्ष में सर्वाधिक प्रतिभाशाली अगर बात की जाए मौर्यों में जो 99 जो लड़कों, मौर्य के 99 पुत्रों की हत्या किनके द्वारा कर दी जाती है, इनके द्वारा नवनंद यानी नंद राजाओं के द्वारा हत्या कर दी जाती है। इसमें से मात्र एक पुत्र बचता है, वह कौन होता है, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि सीएम बोले तो चंद्रगुप्त मौर्य बच जाता है। और वह काफ़ी प्रतिभाशाली जो प्रभावशाली पुत्र होता है जिसे चंद्रगुप्त मौर्य है
और बाकी इसके अगर बात की जाए तो 99 पुत्रों को किसके द्वारा मरवा दिया जाता है? 9 नंदों के द्वारा मरवा दिया जाता है। उसमें से ये प्रभावशाली व्यक्ति होता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसकी एक चाणक्य नामक ब्राह्मण से क्या हो जाती है? भेंट हो जाती है और दोस्ती हो जाती है। और चाणक्य नामक ब्राह्मण और चंद्रगुप्त मौर्य आपस में मिलकर इनके द्वारा क्या किया जाता है? किसको समाप्त कर दिया जाता है? नंद वंश को समाप्त कर दिया जाता है। नंद वंश को समाप्त करने के पश्चात मौर्य वंश की स्थापना इनके द्वारा कर दी जाती है। तो ये सर्वाती उल्लेख हमें किसके बारे में देखने में मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ये मुद्रा राक्षस के टीकाकार ढूंढीराज के द्वारा बताया गया। तो एक तो ये आधार हो गया। इसके अलावा जो महावंश बौद्ध धर्म है, जो बौद्ध ग्रंथ है, उसमें भी हमें उल्लेख मिलता है। उसमें बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन कैसा था। अब ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो पिता था, जैसे पहले हमने बात की चंद्रगुप्त की मौर्य की जाति को लेकर भी हमने काफ़ी जिक्र किया कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या शूद्र था या क्षत्रिय था। तो बौद्ध और जैन साहित्य तो इसे एक स्वर में क्या कहते हैं कि ये जो क्षत्रिय था, उसके अलावा जो ब्राह्मण साहित्यों के द्वारा क्या कहा गया कि ये शूद्र था। अब उसी आधार पर इनके द्वारा कहानी बताई गई है प्रारंभिक जीवन के बारे में। महावंश में जो महावंश बौद्ध ग्रंथ है उसमें कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पिता था जो मौर्य नगर का क्या था? राजा था। मौर्य नगर का राजा था। और किसी समय कहते हैं कि जो मौर्य नगर पे किसी अन्य राजा के द्वारा आक्रमण किया जाता है और ये भयंकर युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होता है? जो चंद्रगुप्त मौर्य का पिता है वो मारा जाता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य की माता अगर बात की जाए, मौर्य नगर के शासक की पत्नी, वह गर्भवती होती है। और वह गर्भवती होती है उसी दौरान उस मौर्य नगर को छोड़कर वह वहाँ से निकल जाती है और यह पुष्पपुर यानी पाटलिपुत्र आ जाती है। यहाँ आकर उनके द्वारा शरण ले ली जाती। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य की माता के द्वारा। अब चंद्रगुप्त मौर्य की माता के द्वारा यहाँ शरण ले ली जाती है और यहीं पे किसका जन्म हो जाता है? पुष्पपुर में ही चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हो जाता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होने के पश्चात अगर बात की जाए तो ये अपने नवजात पुत्र को एक जगह फेंक देती है। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य की माता के द्वारा फेंक दिया जाता है। और चंद नामक वृषभ के द्वारा इसकी रक्षा की जाती है। चंद नामक वृषभ है एक, इसके द्वारा क्या किया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य की रक्षा की जाती है जब इसकी माता के द्वारा इसे जन्म के पश्चात फेंक दिया जाता है। अब इसे फेंकने के पश्चात अगर बात की जाए तो इसीलिए ये क्या कहलाए? चंद्रगुप्त मौर्य कहलाए, क्योंकि इसकी रक्षा किसके द्वारा की जाती है? चंद नामक वृषभ के द्वारा की जाती है। अब चंद नामक वृषभ से अगर बात की जाए तो इसी बच्चे का नाम चंद्रगुप्त मौर्य पड़ा और इसे एक गौपालक ले गया, यानी जो गायों का पालन करने वाला व्यक्ति है वह इसे ले जाता है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को अपने पास ले जाता है। और इसी गौपालक से इसे जो बात की जाए, गोपालक से कौन ले जाता है? गोपालक ने शिकारी को दे दिया। जो शिकार करने वाला व्यक्ति है उसे दे दिया। किसको? गोपालक ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिकारी को दे दिया। और शिकारी के यहीं पे इसका जो लालन पालन होता है, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का जो शुरुआती जीवन में लालन पालन शिकारी के यहाँ होता है। और शिकारी के वहाँ रहते रहते ये जो बड़ा होता है। इसी दौरान एक दिन उसी ग्राम में जब चाणक्य उसी क्षेत्र से गुजर रहा था तो ये अपने साथियों के साथ एक राजकिलम खेल होता है, राजकीय खेल होता है, जिसमें जो उस खेल में ये खेल रहा था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य खेल रहा था। जब पास से इसके कौन गुजरता है? चाणक्य गुजरता था। चाणक्य की नज़र अनायास इस बच्चे पे पड़ती है जिसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि ये शिकारी के पास ही बड़ा हुआ, उन बच्चों में ये राजकिलम खेल रहा था, जो राजकीय खेल होता है जिसमें राजा मंत्री इस तरीके से जो किरदारों का क्या किया जाता है? अभिनय किया जाता है। उस किरदारों में ये राजा का अभिनय कर रहा था और चंद्रगुप्त मौर्य इससे काफ़ी प्रभावित होता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के जो अपमान नंद शासक के द्वारा धननंद के द्वारा कर दिया जाता है और उससे बदला लेने की प्रतिज्ञा उसके द्वारा की जाती है। और इसीलिए ये योग्य व्यक्ति का चयन कर रहा था और योग्य व्यक्ति को ढूंढ रहा था। अब ये राजकिलम खेल खेलते हुए जो बात की जाए तो ये इसे दिखाई देता है चंद्रगुप्त मौर्य को देखता है। चाणक्य के द्वारा इसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया जाता है और चाणक्य के द्वारा जो शिकारी होता है, शिकारी से चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया जाता है। 1000 कषार्पण यानी कि मुद्रा उस वक्त मूल्य दिया जाता है। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का मूल्य इसके द्वारा दे दिया जाता है 1000 कषार्पण। और ये चाणक्य यहीं से इसे जो अपने साथ ले जाता है। यहीं से अपने साथ ले जाने के पश्चात इसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इसके द्वारा किया जाता है।
प्रबंध के दौरान जो तक्षशिला में ही जो बात की जाए, तक्षशिला से ही किसके द्वारा शिक्षा हासिल की जाती है, तक्षशिला से चाणक्य के द्वारा शिक्षा हासिल की जाती है। और उसी दौरान जो इसकी चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा का उचित प्रबंध इसके द्वारा किया जाता है। इसे शास्त्रों की शिक्षा दी जाती है, यानी शास्त्र चलाने की, अस्त्र शस्त्र चलाने की, शस्त्र चलाने की शिक्षा दी जाती है और शास्त्रों का ज्ञान करवाया जाता है, नीति शास्त्र का अध्ययन इसे करवाया जाता है। और पूर्ण रूप से जो शिक्षा का प्रबंध चंद्रगुप्त मौर्य की जो शिक्षा का प्रबंध चाणक्य के द्वारा किया जाता है। और यहीं पे बात करते हैं तो चाणक्य को पूर्ण तरीके से जो पारंगित कर देता है, चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य पूर्ण रूप से पारंगित कर देता है और राजोचित शिक्षा इसके द्वारा दी जाती है। और मूलतः इसकी एजुकेशन जो तक्षशिला में पूरी होती है और उसके पश्चात जिस तरीके से इन दोनों की मित्रता हो, ये दोनों साथ में हो जाते हैं और चाणक्य के द्वारा जो अपनी जो प्रतिज्ञा की हुई थी नंद वंश को जो उखाड़ कर फेंकने की मगध साम्राज्य थे, इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य को वो अपने साथ लेता है और उसी दौरान सैन्य संगठन ये करते हैं। और उसके पश्चात जो चाणक्य के द्वारा जो नंद वंश के अंतिम शासक की हत्या कर दी जाती है और मगध साम्राज्य पे किसको बैठा दिया जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को बैठा दिया जाता है। इस तरीके से ये दोनों आपस में मिलते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जो मौर्य शासक है, जो प्रथम मौर्य शासक है, जिन्हें भारत के ऐतिहासिक पुरुष, जो ऐतिहासिक सम्राट भी कहा जाता है, उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जाना है, किस तरीके से जो उनका प्रारंभिक जीवन व्यतीत होता है। मूलतः अगर देखा जाए तो उनका प्रारंभिक जीवन जो कष्ट में व्यतीत होता है, कष्ट में जीवन उनके द्वारा क्या किया जाता है, बिताया जाता है। और उसके पश्चात किस तरीके से जो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य आपस में मिल जाते हैं और आपस में मिलने के पश्चात इनके द्वारा जो मगध साम्राज्य में बात की जाए, नंद वंश को उखाड़ कर कौन से वंश की स्थापना कर दी जाती है, मौर्य वंश की स्थापना कर दी जाती है। इनका प्रारंभिक जीवन अगर बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य का कष्टमय रहता है। हमने देखा किस तरीके से उसकी माता है जो वहाँ से चली आती है और उसके पश्चात इसका जन्म हो जाता है, इसको फेंक देती है और किस तरीके से ये गोपालक और शिकारी के पास पहुँचता है, शिकारी से इसे खरीद कर कौन लाता है, चाणक्य लाता है। तो ये प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें कुछ जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, जिनमें साहित्यिक स्रोतों में जो ग्रंथों में हमें जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में इस तरीके से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो अगली क्लास में हम जो चाणक्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। उसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य के विजय अभियानों के बारे में, यानी कि किस तरीके से उसके द्वारा मगध साम्राज्य पर अधिकार कर लिया जाता है, कैसे नंदवंश का जो अंत उसके द्वारा कर दिया जाता है, उसकी हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। और किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निःसंकोच जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप हो उसके माध्यम से पूछ सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।